हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 1 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसमें 31 जनवरी के भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे भारत के किस पड़ोसी देश में वहाँ की सेना ने 1 फरवरी को यानी आज ही तख्ता पलट कर लिया है और प्रेसिडेंट सहित कई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। तो मैप के थ्रू आपको बताएंगे उस देश के बारे में, वहाँ ले चलेंगे मैप में। इसके अलावा भारतीय सेना के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ही ज्वाइन किया उन्होंने। इंडिया में किस पहली टेलीकॉम कंपनी ने 5G सर्विस को आम लोगों के बीच में लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। भारत ने वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र के जो शांति मिशन है उसके लिए कितनी रकम का डोनेशन दिया है। देश का जो सबसे लंबा स्टील आर्च ब्रिज है वहाँ उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ, किस राज्य में। किस राज्य में पहला जेंडर पार्क स्थापित हुआ है। किस राज्य ने जेल टूरिज्म शुरू किया है। इसके अलावा नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है अभी हाल ही में, तो उसमें किसने साक्षी मलिक जो ओलंपियन है उनको हराकर गोल्ड जीत लिया है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, मैप के थ्रू बताएंगे। इन सब का PDF डिटेल में नोट्स के साथ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश में वहाँ की सेना ने 1 फरवरी 2021 को यानी आज ही तख्ता पलट किया और प्रेसिडेंट सहित वहाँ के सर्वोच्च नेता को भी गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। आंसर होगा म्यांमार। ओके, 1 फरवरी यानी आज ही सुबह म्यांमार की सेना ने वहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं, स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और इसके अलावा प्रेसिडेंट विन मिंट सहित कई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सत्ता अपने हाथ में ले ली है। सेना ने वहाँ को जो सेना का TV चैनल है उस पर यह कहा है कि 1 साल तक के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है और सेना ने यह भी कहा है कि उसे सत्ता सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग, जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इनको सौंप दी है। मतलब ये सत्ता के प्रमुख बन चुके हैं। और म्यांमार की जो राजधानी है नेपिटाव और जो मुख्य शहर है वहाँ का यंगून, तो वहाँ की सड़कों पर सैनिक तैनात हैं। ओके, तो एक बार मैप में देख लेते हैं म्यांमार को। आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं और सामने है प्यारा भारत, तो ठीक इसी के बगल में आप यहाँ पर देख रहे हैं म्यांमार। ओके, ये है म्यांमार। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि सेना ने क्यों तख्ता पलट किया है। देखिए 2011 तक तो वहाँ पर सैनिक शासन था, उसके बाद से चुनाव वगैरह हुए और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई वहाँ पर, लेकिन सेना का काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहता था, दखल रहता था। ओके, और अभी हाल ही में वहाँ चुनाव हुए थे नवंबर में, तो वहाँ जो नतीजे आए उसमें सूची की जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, तो उसने भारी अंतर से जीत हासिल की थी। 8 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए थे, 83% सीटें जीत ली थी और एक तरह से इसको आंग सान सू की, वहाँ की जो सर्वोच्च नेता थी, स्टेट काउंसिल थी, उसकी सरकार के जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा था। तो इससे ये माना गया कि सेना जो है वो एक तरह से सेना खुद को कमज़ोर देख रही थी और लोकतंत्र वहाँ पर मजबूत हो रहा था, ऐसा देखने को मिल रहा था। ओके, और 2011 में सैन्य शासन खत्म होने के बाद ये दूसरा चुनाव था वहाँ पर, लेकिन सेना ने कहा कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई है, धोखा किया गया है। और फिर ये हुआ कि म्यांमार का जो संविधान है उसके तहत सेना को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। जब वहाँ संविधान बन रहा था तो सेना ने दखल दिया था और एक तरह से पावर संविधान में ही अपने लिए आरक्षित कर दी थी कि वो जब चाहे तब आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर सकता है। लेकिन जो अभी गिरफ्तारी हुई है आंग सान सू की जैसे नेताओं की, वहाँ के प्रेसिडेंट के, तो एक तरह से उकसाने वाला कदम हो सकता है और कड़ा विरोध देखा जा सकता है म्यांमार में। ऐसा दुनिया भर के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ये कहा गया। तो आंग सान सू की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है और पूरी दुनिया के अखबार इस पर फोकस कर रहे हैं। ओके, कौन है वो आंग सान सू की? म्यांमार में तो आपातकाल लागू हुआ है, इसके अलावा ये गिरफ्तारी की चर्चा बहुत ज़्यादा है। देखिए वो वहाँ के स्टेट काउंसलर हैं, यानी सर्वोच्च नेता के रूप में उनकी मान्यता है। ओके, प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा मान्यता उनकी है। 1991 में उनको नोबल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था जब वो नज़रबंद थी उस वक्त। ओके, 15 साल तक वो नज़रबंद रही और 2015 में
जो चुनाव हुए थे उसमें उनकी पार्टी ने एक तरफा चुनावी जीत हासिल की थी और म्यांमार के इतिहास में के जो 25 साल है उसमें पहली बार हुआ था 2015 में कि जब लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया और चुना। हालांकि जो आंग सान सूची हैं वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाई थी क्योंकि उनके बच्चे विदेशी नागरिक हैं, तो एक संविधान के तहत वो नहीं बन पाई थी, लेकिन उनको सर्वोच्च नेता के रूप में मान्यता थी और स्टेट काउंसलर उनको एक पद दिया गया था। ओके, तो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसमें भारत का क्या रुख है। देखिए, भारतीय जो विदेश मंत्रालय है उसने म्यांमार की स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि वो स्थिति पर नज़र रखे हुए है। इम्पॉर्टेंट बात थी, मुझे लगा आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश से रिलेटेड तमाम एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, इन सब में क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो एक बार इस टॉपिक को ख़त्म करते करते देख लेते कि म्यांमार से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं भारत के। तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। ओके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, तो ये सब राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनाए गए? आंसर होगा सीपी मोहंती। ओके, 1 फरवरी को यानी आज ही उन्होंने चार्ज ले लिया है। ठीक है, सेना प्रमुख के बाद ये उप प्रमुख का पद होता है। ओडिशा के रहने वाले हैं। ओके, और इससे पहले AK सैनी इस पद पर थे, लेकिन 31 जनवरी को वो रिटायर हो गए। तो इनका नाम जो है, जो नए उप प्रमुख हैं, उनका पूरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। और आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती हैं वो पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के आसपास आतंकवाद रोधी अभियान का उनको काफ़ी बड़ा अनुभव है। तो भारतीय सेना की बात कर लें, अभी जनरल कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ओके, मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले सेवा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप देख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, बेस्ट सेलर है अमेजन पे पिछले 1.5 महीने से, और एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है। ओके, मैं एक बार टॉपिक आपको दिखा भी देता हूँ। हर टॉपिक पर डिटेल में उसको समझाया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, PDF भी है, PDF का भी लिंक अवेलेबल है। ओके, तो देखना जरूर आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया में किस पहली टेलीकॉम कंपनी ने 5G सर्विस को आम लोगों के बीच प्रदर्शित किया यानी डेमोन्स्ट्रेट किया है? आंसर होगा एयरटेल। ओके, देखिए एयरटेल ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसने 5G तकनीक का सक्सेसफुली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है इंडिया में। 30 जनवरी को एयरटेल ने हैदराबाद में लोगों के बीच में इस्तेमाल करके दिखाया। और ख़ास बात ये भी है कि एयरटेल ने 4G का इस्तेमाल करने के लिए जो उसको स्पेक्ट्रम मिला हुआ है 1800 मेगाहर्ट्ज़ का, उसी पर ही 5G को प्रदर्शित किया। उन्होंने ये जो उसके CEO हैं एयरटेल के, उन्होंने ये कहा कि ये पॉसिबल है कि 4G के स्पेक्ट्रम पर ही 5G को चलाया जा सकता है। और इसमें इंटरनेट की जो डाउनलोड स्पीड आई थी वो 310 Mbps की थी। ओके, 310 MB पर सेकेंड, और अपलोड की 65 Mbps थी। और एयरटेल का कहना है कि अगर सरकार अगर बेहतर स्पेक्ट्रम देती है 5G के लिए, यानी 3000 से 3500 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम है जो 5G के लिए चाहिए, तो स्पीड कई गुनी हो सकती है, GB से भी ज़्यादा हो सकती है मोबाइल पे। ओके, और एयरटेल के ग्रुप CEO कौन है? गोपाल विट्ठल। ठीक है, तो एक बार 5G टेक्निक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, और भारतीय जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, कैसे काम कर रही हैं 5G को लेकर, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, वैसे तो देश में टेलीकॉम कंपनियां कई सारी हैं। ओके, आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, तो ये सब लोग हैं। लेकिन BSNL और MTN की हालत तो बहुत ही ख़राब है, सबको पता है। और टेलीकॉम सेक्टर में 3 ही मेजर कंपनियां बची हैं जो मजबूत स्थिति में, जैसे जियो है, एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है, VI। ठीक है, हालांकि 5G तकनीक को लेकर इसमें जियो और एयरटेल में ही कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो एयरटेल ने अनाउंस कर दिया है कि वो देश की पहली कंपनी बन गई है जिसने 5G का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है। देखिए, वैसे तो जियो ने भी वर्ष 2020 में ही नवंबर-दिसंबर में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया था, लेकिन वो ये काम अमेरिका में उसने किया था।
ओके, लेकिन एयरटेल ने इंडिया में करके ये दिखा दिया है। और 5G टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए उसने नोकिया से समझौता किया हुआ है। ओके, तो जैसा कि हम लोग ने देखा है कि जियो जिस तरीके से 4G मार्केट पर हावी हो गया है, तो ऐसे में एयरटेल को ये पता है कि अगर मार्केट में बने रहना है तो जल्दी से जल्दी उसको मार्केट में आना होगा और पूरी तैयारी कर लेनी होगी। तो अब एयरटेल ये कह रहा है कि वो सरकार के स्पेक्ट्रम नीलामी का इंतज़ार कर रहा है। ओके, और अभी भी इस देश में जब 5G पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है कमर्शियल तौर पर, तब भी 10 लाख से ज़्यादा डिवाइस हैं जो 5G एक्टिव है, मतलब वहाँ पर 5G चलाया जा सकता है। जैसे मेरे पास ही मोबाइल जो है उसमें 5G की फैसिलिटी है, वो एडवांस मोबाइल है। अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो ऐसे बहुत लोगों के पास है। और एयरटेल का कहना है कि डिवाइस का जो रेट है वो अगर अभी तो रेट बहुत ज़्यादा है 5G से रिलेटेड डिवाइस का, लेकिन अगर उसका रेट 10 से 15 हज़ार के बीच में आ जाए तभी 4G की तरह 5G भी सक्सेसफुल होने लगेगा। अभी बहुत ज़्यादा रेट ज़्यादा है। ओके, और एयरटेल इस पर भी काम करेगा कि जो 5G मोबाइल फ़ोन्स हैं, डिवाइस है, वो सस्ते में हो जाए। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ कि मतलब ये है कि वो पूरी तैयारी करके रख चुका है, अपने जो उसके टावर हैं वहाँ इक्विपमेंट भी लगा रखे हैं, और जैसे ही सरकार से परमिशन मिलेगी वो इसको कमर्शियली यूज़ करने के लिए पब्लिक को देने लगेगा। और अब 5G टेक्नोलॉजी से इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ओके, और इसमें ये होगा 5G के होने से कि काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट तो चलेगा ही, करीब 2 से 20 GB पर सेकंड तक इंटरनेट की स्पीड हो पाएगी। ओके, उससे भी ज़्यादा स्पीड हो सकती है। तो ऐसे में उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ड्राइवरलेस कार, उसका सपना पूरा हो सकेगा। कई सैकड़ों किलोमीटर दूर जो डॉक्टर हैं वो मरीज का लाइव रोबोटिक सर्जरी कर सकेंगे, वहीं से बैठे बैठे सर्जरी कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होंगी जो मशीन है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी बहुत तेज़ी से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा डिटेल इसलिए बताया। अगला क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस को शांति मिशन के लिए कितनी रकम देने का ऐलान किया? आंसर होगा $1.5 लाख। ओके, लगभग 1.1 करोड़ रुपए होते हैं ये। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हैं कौन? TS त्रिमूर्ति। तो उन्होंने कहा है कि मानवता की भलाई के लिए और शांति बहुत ज़रूरी है मानवता की भलाई के लिए, और भारत अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। ओके, तो ये फंड जो है एक तरह से UN पीस कीपिंग, जो यूनाइटेड नेशंस का ही एक हिस्सा है, उसके पास चला जाएगा। UN पीस कीपिंग लोगो आप देख रहे हैं मेरे बगल में, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसके चीफ कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन कहा जाता है, जो चीफ होता है उसका पद। और अभी है जीन पियरे लैक्रोइक्स। ओके, मुख्यालय का है न्यूयॉर्क USA में। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश के सबसे लंबे स्टील आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर होगा मेघालय। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। उन्होंने अभी हाल ही में मेघालय के थरिया गांव में सबसे लंबे स्टील आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। 169 मीटर लंबा है और कहाँ पर, किस नदी पर स्थित है? तो वाहरू नदी पर स्थित है। ओके, और पहाड़ियों में जोड़ता है 2 जगहों को। और सरकार ने इस परियोजना को 2013 में मंजूरी दी थी और 2014 से काम शुरू हुआ था। बंद तो गया था कुछ वक्त पहले ही, लेकिन अब इसका उद्घाटन हुआ है। मेघालय की बात हो रही है। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, और राजधानी शिलोंग है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गणतंत्र दिवस 2021 पर राजपथ पर जो परेड हुई उसमें किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। इसमें आगे महर्षि वाल्मीकि की बड़ी सी प्रतिमा थी और उसके पीछे श्री राम मंदिर का मॉडल था जो कि अयोध्या में बन रहा है। ठीक है, तो 26 जनवरी को दिल्ली में परेड हुई और उसी में प्रथम स्थान मिला है उत्तर प्रदेश की इस झांकी को। मथुरा के कलाकारों ने इसको तैयार किया था। ठीक है, और केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं किरेन रिजिजू, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है उत्तर प्रदेश को।
सेकंड पुरस्कार किसको मिला है? दूसरा पुरस्कार त्रिपुरा की झांकी को मिला है। ओके, और तीसरा उत्तराखंड की झांकी को मिला है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लैंगिक समानता की दिशा में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया? आंसर होगा केरल। केरल में ये 11 फरवरी से चालू हो जाएगा पूरी तरीके से। 300 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है, 300 करोड़। और जेंडर पार्क जो है उसमें खासतौर पे वहाँ पर एक आयोजन भी होना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी, यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये आयोजित है। ओके, तो ये आयोजन होना है वहाँ पर, एक बड़ा आयोजन होगा। ये दूसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? आंसर होगा महाराष्ट्र। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के पुणे में जो येरवडा जेल है, येरवडा जेल, तो वहाँ पर जेल टूरिज्म शुरू किया गया है। आम लोग जो हैं वो पर्यटक बनकर वहाँ जेल में जा सकते हैं, वहाँ की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो सब देख सकते हैं। आपको बता दूं कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान महाराष्ट्र के कई सारे जेल में, यहाँ तक कि येरवडा जेल में भी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू सहित बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा गया था। येरवडा जेल, इसके अलावा और भी दूसरे जेल में इन सब लोगों को। ओके, तो एक तरह से जो विरासत है, जो आज़ादी की लड़ाई की कहानियाँ हैं, वो जेल में भी है। ओके, और आपको एक और बात बता दूं कि जो येरवडा जेल है वहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में प्रसिद्ध पूना पैक्ट हुआ था, एक आम के पेड़ के नीचे। पूना पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी जो इतिहास है उन सब के बारे में बताया जाएगा, और जेल में जो कैदियों का जीवन है उसी पे ही देखने को मिलेगा। यहाँ जाने के लिए फ़ी भी लगाया गया है, जैसे स्कूल के स्टूडेंट के लिए 5 रुपये, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए 10 रुपये, आम पर्यटक के लिए 50 रुपये। ओके, और एक दिन में 50 लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। महाराष्ट्र की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन, ये नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है आगरा में। ओके, तो वहाँ पर किस खिलाड़ी ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? किसको हराकर? साक्षी मलिक को हराकर, ओलंपियन साक्षी मलिक, उनको हराकर। आंसर होगा सोनम मलिक। और इस प्रतियोगिता में कंपटीशन में 300 से ज़्यादा महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। ये इम्पॉर्टेंट प्रतियोगिता थी क्योंकि इसे महिला पहलवानों का ओलंपिक में जाने के लिए पहला पड़ाव भी माना जाता है। तो हरियाणा की है, 19 साल की युवा पहलवान है सोनम मलिक, तो उन्होंने ही साक्षी मलिक को हराया और गोल्ड मेडल जीत लिया। साक्षी मलिक के बारे में आपको पता होगा, रियो ओलंपिक में कांस्य पदक उन्होंने जीता था। तो साक्षी मलिक, उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया और सिल्वर मेडल उनको मिला, जबकि पुष्पा जो मध्य प्रदेश थी उनको कांस्य पदक मिला है। साक्षी मलिक रेलवे से प्रतिनिधित्व कर रही थी। अगला क्वेश्चन इसी प्रतियोगिता से है कि राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? किस खिलाड़ी ने? आंसर होगा मीनाक्षी, वो भी हरियाणा की है। और सेकेंड स्थान पर रही है हेनी कुमारी, तो रजत पदक प्राप्त किया है। और महाराष्ट्र की स्वाति शिंदे और दिल्ली की कीर्ति ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? यहाँ 55 किलोग्राम भार वर्ग हो रही। आंसर होगा अंजू, ये भी हरियाणा की है, उन्होंने जीता। और दिल्ली की बुंटी को रजत पदक मिला है। ओके, और कांस्य पदक किसको मिला? तो मध्य प्रदेश की पुष्पा और हरियाणा की मनीषा को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 57 यानी 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? आंसर होगा अंशु, ये भी हरियाणा की है। और ललिता जो कि रेलवे से प्रतिनिधित्व कर रही थी, उनको सिल्वर मेडल मिला है। इसके अलावा कांस्य पदक जीतने वाले हैं रमन यादव मध्य प्रदेश की और मानसी हरियाणा की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? 72 किलोग्राम, 72 kg। आंसर होगा पिंकी, ये रेलवे से प्रतिनिधित्व कर रही थी
और सेकेंड स्थान पर रही नैना हरियाणा की, उनको सिल्वर मेडल मिला। और यूपी की प्रियंका और रेलवे की कविता को कांस्य पदक मिला है। अगला क्वेश्चन, कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 जनवरी। ओके, 30 जनवरी को ये मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात है ये। और इस वर्ष की थीम क्या है इस साल की? कुष्ठ के विरुद्ध आखिरी युद्ध। अगला क्वेश्चन, नशा मुक्ति संकल्प एवं शपथ दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 जनवरी। ओके, 30 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण अध्यादेश ये किस राज्य ने जनवरी 2021 में लागू किया है? आंसर होगा कर्नाटक। ओके, कर्नाटक ने ये अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लागू किया है। और इस कानून का जो लक्ष्य है वो एक तरह से बताया जा रहा है कि गायों की सुरक्षा करना है और जो अवैध मवेशी का वध जो होता है उस पर रोक लगाना है। ओके, इसके तहत ये है कि बिना अनुमति के किसी भी मवेशी को वध करने के लिए दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। और अगर ले जाना है वध करने के लिए तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी, वरना कई सालों की यानी 3 से 7 साल की जेल हो सकती है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। और 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना। PDF भी है अवेलेबल, तो आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अभी जो आपने करंट अफेयर्स देखा इंपॉर्टेंट, उसका डिटेल में PDF अवेलेबल हो गया है। मेरे बगल में डाउनलोड लिंक है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PDF अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप उसे ले सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।